हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति को हर समय पर सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, जिससे वो हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सके। सिर्फ पेट भरना ही फूड सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि खाना पौष्टिक भी होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करती है जब फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हो, लोगों के पास परचेजिंग पावर हो और फूड अफोर्डेबल हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। Why food security is needed in India? इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफी लोगों को अफेक्ट करते हैं। अगर फूड सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो मैल न्यूट्रिशन, भूखमरी और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाती है। फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग अ कैलामिटी। जब कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन या अर्थक्वेक आता है तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है और प्राइसेस बढ़ जाती हैं। गरीब लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर सिचुएशन ज्यादा सीरियस हो जाए तो फैमिन तक हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इमरजेंसी के लिए फूड ग्रेन्स स्टोर करती है। फैमिन। फैमिन एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहां सिवियर फूड शॉर्टेज हो जाता है और लोगों को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता। इस कंडीशन में स्टार्वेशन और डेथ्स तक हो सकती हैं। 1943 का बंगाल फैमिन इंडिया की हिस्ट्री का एक मेजर एग्जाम्पल है, जहां भारी मात्रा में लोगों की डेथ हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। मैल न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना मिल जाना इनफ नहीं है। अगर खाना बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस नहीं है तो बॉडी को प्रॉपर विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स नहीं मिलते। इससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अफेक्ट होता है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी का फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर भी होता है। हु आर फूड इनसिक्योर? फूड इनसिक्योर लोग वो होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पाते। रूरल एरियाज में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबरर्स, रिक्शा पुलर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। स्टोरी ऑफ रामू। रामू एक लैंडलेस लेबरर है जो गांव में रहता है। उसको काम सिर्फ हार्वेस्टिंग सीजन में मिलता है। जब काम मिलता है तब उसके पास इनकम होती है और वो अपने परिवार के लिए खाना खरीद सकता है। लेकिन ऑफ सीजन में उसके पास इनकम नहीं होती और उसका परिवार फूड इनसिक्योरिटी का सामना करता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फूड इनसिक्योरिटी का एक मेजर कॉज है। क्रॉनिक और सीजनल फूड इनसिक्योरिटी। क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी उन लोगों को होती है जो साल भर खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। ये लोग यूजुअली एक्सट्रीमली पुअर होते हैं, जैसे लैंडलेस लेबरर्स या अर्बन स्लम ड्वेलर्स। सीजनल फूड इनसिक्योरिटी टेम्पररी होती है और पर्टिकुलर सीजन में होती है, जैसे हार्वेस्टिंग से पहले का पीरियड जब गांव में काम कम होता है। रामू की स्टोरी एक्चुअली सीजनल फूड इनसिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद एक रिक्शा पुलर है जो शहर में रहता है। उसकी इनकम डेली अर्निंग्स पर डिपेंड करती है। अगर वो बीमार हो जाए या काम न मिले तो उसकी इनकम बंद हो जाती है। इनकम बंद होने से उसके घर में खाने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि अर्बन पुअर भी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का यूज किया गया। इससे व्हीट और राइस प्रोडक्शन में काफी इंक्रीज हुआ और इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी था। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिया में प्रोडक्शन तो बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन रीजनल इम्बैलेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ ईस्टर्न और ड्रॉट प्रोन स्टेट्स में प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जो फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए स्टोर किया जाता है। गवर्नमेंट फार्मर्स से व्हीट और राइस परचेज करती है और उन्हें गोडाउन्स में स्टोर करती है।
इसका पर्पस फूड शॉर्टेज के टाइम सप्लाई देना और प्राइसेस कंट्रोल करना होता है। बफर स्टॉक को मैनेज करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की मेन एजेंसी है फूड ग्रेन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कभी कभी बफर स्टॉक ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोरेज प्रॉब्लम और वेस्टेज भी होता है, इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को गारंटी करती है। अगर मार्केट प्राइस गिर जाए तो भी गवर्नमेंट एमएसपी पर ही क्रॉप्स परचेज करेगी। इससे फार्मर्स को लॉस से प्रोटेक्शन मिलता है और प्रोडक्शन एनकरेज होता है। इशू प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू फूड ग्रेन्स पुअर लोगों को बेचती है। ये प्राइस एमएसपी से कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इससे गरीब लोग अफोर्डेबल रेट पर फूड ग्रेन्स खरीद पाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें राशन शॉप्स के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज जैसे व्हीट, राइस, शुगर और केरोसिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पुअर लोगों को अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करना है। पीडीएस गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का मेन पार्ट है। पीडीएस का एक और एस्पेक्ट होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में गवर्नमेंट ने पीडीएस को टारगेटेड बनाया, जिसमें बीपीएल और एपीएल फैमिलीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बीपीएल फैमिलीज को ज्यादा सब्सिडी मिलती है। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज के लिए स्टार्ट की गई थी, जिसमें उन्हें हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने फूड को लीगल राइट बना दिया। इस एक्ट के अंडर रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% कवरेज दिया जाता है। हर एलिजिबल व्यक्ति को 5 kg फूड ग्रेन्स पर मंथ मिलता है और अंत्योदय फैमिलीज को 35 kg पर मंथ मिलता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हर नीडी सिटीजन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिल सके। करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस। पहले पीडीएस में करप्शन, लीकेज और ब्लैक मार्केटिंग जैसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब डिजिटाइजेशन, आधार लिंकिंग और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे रिफॉर्म्स के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। अब माइग्रेंट वर्कर्स भी किसी भी स्टेट में अपना राशन ले सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संगठन होती है जिसे कुछ लोग अपनी कॉमन इकोनॉमिक या सोशल जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर बनाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स की भलाई करना होता है। इसमें हर मेंबर बराबर का अधिकार रखता है और वन मेंबर वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। कोऑपरेटिव मेंबर्स से रिसोर्सेज कलेक्ट करती है, उनके हित में काम करती है और जो भी प्रॉफिट होता है उसे मेंबर्स के बीच बांट दिया जाता है। कोऑपरेटिव्स के एग्जाम्पल में ग्रेन बैंक्स का मेंशन भी आता है, जहां विलेज लेवल पर ग्रेन स्टोर किए जाते हैं ताकि इमरजेंसी में यूज किया जा सके। इससे लोकल लेवल पर फूड सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फूड सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये फार्मर्स से डायरेक्टली परचेज करती हैं और कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करती हैं। कोऑपरेटिव्स मिडिलमैन को रिड्यूस करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाती हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।